नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके शुरुआती 20 साल। जी हाँ। यानी 1885 से 1905 का वो उदारवादी दौर। सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा जब एक विशाल साम्राज्य के साये में एक राष्ट्रीय संस्था जन्म ले रही थी। बिल्कुल। ये वो दौर था जब भारत में आप कह सकते हैं एक नई राजनीतिक चेतना आकार ले रही थी। आज हम यही खंगालेंगे कि कांग्रेस क्यों बनी, इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी सोच क्या थी और उन्होंने क्या हासिल किया। हाँ, और हमारी बातचीत का आधार एक ऐतिहासिक दस्तावेज के कुछ अंश हैं जो उस दौर की तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस स्रोत से वो खास बातें निकालना जो हमें कांग्रेस के शुरुआती सफर को समझने में मदद करे। जी। और हाँ, वो मशहूर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कांग्रेस बनने से पहले ही एक देशव्यापी संस्था की जरूरत महसूस हो रही थी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये बताते हैं कि 19वीं सदी के छठे दशक से ही। अच्छा, जी। 1850s के बाद से। हाँ, यानी 1850s के बाद से कई राष्ट्रवादी कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन इस आइडिया को हकीकत बनाने का सहरा काफी हद तक एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के सर बंधा। A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीयों की राष्ट्रीय संस्था बनाने में मदद की। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये दिलचस्प है और इसी से वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी जुड़ी है, जिस पर हम आएंगे अभी। तो ह्यूम ने 1883 के आसपास भारत के बड़े नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया। अच्छा। 1884 में उनकी कोशिशों से इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक संस्था बनी। इसी यूनियन ने तय किया कि 1885 में पुणे में एक बड़ी सभा बुलाई जाए। लेकिन पहली सभा तो बंबई में हुई थी, अब मुंबई है ना? एकदम सही कहा। पुणे में उस वक्त हैजा फैल गया था, तो इसलिए आखिरी मौके पर जगह बदलकर बंबई कर दी गई। ओहो। और वहीं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अखिल भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। व्योम्स तो थे ही, लेकिन इसके पीछे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे भारतीय नेताओं का भी बड़ा हाथ माना जाता है। और पहले अध्यक्ष और कितने लोग जुटे थे इस पहली मुलाकात में? पहले अधिवेशन की कमान संभाली व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। अच्छा, WC बैनर्जी। जी हाँ, और कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सिर्फ 72? हाँ, शुरुआत तो छोटी थी, लेकिन यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ कि कांग्रेस हर साल दिसंबर में भारत के किसी अलग शहर में अपना वार्षिक अधिवेशन करने लगी। स्रोत में शुरुआती दौर के किन बड़े नेताओं का जिक्र है, किन किन का नाम आता है? कई कद्दावर नाम हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ हाँ। वो तो 3 बार अध्यक्ष बने। फिर बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे। इनके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, G. सुब्रमण्यम अय्यर, C. विजय राघवाचार्य और दिनशा ई वाचा जैसे विचारक और नेता भी अहम थे। यहाँ एक काफी रोचक बात सामने आती है। स्रोत से कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली, हाँ, उन्होंने 1890 के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये उस जमाने के लिहाज से तो काफी प्रगतिशील बात रही होगी। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत हो रही थी, भले ही छोटे पैमाने पर। और ये याद रखना भी जरूरी है कि कांग्रेस ही सब कुछ नहीं थी। अच्छा? हाँ, उस समय देश भर में प्रांतीय सभाएं, स्थानीय संगठन, अखबार और साहित्य, ये सब भी राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे थे। कांग्रेस बस उस बड़ी लहर का एक संगठित अखिल भारतीय मंच बन गई, कह सकते हैं। चलिए अब उस सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा कपाट वाली बात पर आते हैं। ये थ्योरी क्या है कि कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक बचाव का रास्ता थी। हाँ, ये एक मजबूत धारणा रही है। इसके मुताबिक ह्यूम को सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसी खुफिया रिपोर्टें मिली थीं। अच्छा? कि 1857 जैसा कोई बड़ा जन विद्रोह फिर से भड़क सकता है। अच्छा। अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। तो ह्यूम और कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी भड़ास निकाल सकें, अपनी मांगे रख सकें। इससे वो गुस्सा सड़क पर हिंसक रूप लेने की बजाय एक नियंत्रित चैनल से बाहर निकल जाएगा और ब्रिटिश हुकूमत किसी बड़े खतरे से बच जाएगी। अच्छा, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूम ने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को मना लिया कि वो कांग्रेस के गठन में अड़ंगा ना डालें। लेकिन क्या आज के इतिहासकार इसे सच मानते हैं
या ये सिर्फ एक कहानी है? देखिए, इस पर इतिहासकारों में अलग अलग राय हैं। कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये सेफ्टी वॉल वाली बात मतलब ये पूरी कहानी नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस का बनना सिर्फ अंग्रेजों की चाल नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त भारतीयों में बढ़ रही राजनीतिक जागरूकता का नतीजा था। अच्छा। भारतीय नेता खुद एक ऐसा राष्ट्रीय मंच चाहते थे जहां से वे अपनी आवाज उठा सकें। लेकिन फिर ह्यूम की क्या जरूरत थी? हाँ, उन्हें ये डर जरूर रहा होगा कि अगर वो खुद ऐसा संगठन बनाते तो अंग्रेज सरकार शायद उसे शुरू होने से पहले ही कुचल देती। अच्छा, तो ह्यूम एक तरह से शील्ड बन गए। हाँ, कुछ इतिहासकार जैसे बिपिन चंद्र इसी तरफ इशारा करते हैं। बिपिन चंद्र का क्या विचार था इस पे? बिपिन चंद्र का विश्लेषण काफी दिलचस्प है। वो मानते थे कि ह्यूम ने एक तरह से तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया। तड़ित चालक मतलब जैसे आसमानी बिजली गिरने पर तड़ित चालक उसे इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित जमीन में पहुंचा देता है। हाँ। वैसे ह्यूम ने राष्ट्रवादियों के उभरते गुस्से और संगठन बनाने की चाहत को एक ऐसा रूप दिया जिस पर सरकार तुरंत हमला न कर सके। अंग्रेज सरकार शायद ह्यूम की वजह से शुरुआत में कांग्रेस को शक की नजर से नहीं देख पाए। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल अपने राष्ट्रवादी लक्ष्यों के लिए एक शील्ड की तरह किया। हाँ, बिल्कुल। भले ही ह्यूम का अपना मकसद सेफ्टी वॉल बनाना रहा हो, तो ये एक जटिल स्थिति थी। समझ गई। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत में कांग्रेस ने अपने क्या लक्ष्य तय किए थे, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। जी। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती लक्ष्य बहुत बड़े या क्रांतिकारी नहीं थे। कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी। उनके मुख्य उद्देश्य थे, 1, देश में एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा करना। ठीक है। 2, भारतीयों को राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करना, उनमें राजनीतिक समझ पैदा करना। 3, आंदोलन चलाने के लिए एक तरह का राष्ट्रीय मुख्यालय बनाना। 4, देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दोस्ती और तालमेल बढ़ाना। 5, उपनिवेशवाद के खिलाफ एक विचारधारा तैयार करना और उसे फैलाना। अच्छा। 6, देश के लोगों को एक साझा आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर सहमत करना। 7, लोगों में जाति, धर्म और प्रांत से ऊपर उठकर एक राष्ट्र की भावना जगाना। ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और 8, कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करना और उसका प्रचार प्रसार करना। अब बात करते हैं इस शुरुआती दौर की, 1885 से 1905 की, जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है। ये नाम क्यों पड़ा और कौन थे उदारवादी नेता? इसे उदारवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान कांग्रेस पर जिन नेताओं का दबदबा था, उनकी सोच और काम करने का तरीका उदारवादी था। वो ब्रिटिश शासन के प्रति सीधे टकराव की बजाय सुधारों और बातचीत में यकीन रखते थे। और बड़े नाम कौन थे इसमें? बड़े नामों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, आरसी दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पीआर नायडू, आनंद चार्लू और पंडित मदन मोहन मालवीय शामिल थे। ये ज्यादातर पढ़े लिखे वकील, पत्रकार या बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे। और इनके काम करने का तरीका क्या था? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते थे? नहीं, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। उनका तरीका काफी संयमित था। संयमित? हाँ, मतलब वे मानते थे कि अंग्रेज इंसाफ पसंद लोग हैं और अगर उन्हें भारत की समस्याएं ठीक से समझाई जाएं तो वो जरूर सुधार करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी भोली सोच नहीं लगती? कह सकते हैं। तो उनका तरीका था प्रार्थना पत्र भेजना, पिटीशंस, याचिकाएं दायर करना, अपील्स, प्रतिनिधि मंडल भेजना, डेप्यूटेशंस, सभाएं करना और प्रस्ताव पारित करना। अच्छा। इसे प्रार्थना एवं याचिका या कुछ आलोचकों ने पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा है। ओहो। हाँ, हालांकि ये थोड़ी कठोर आलोचना है। अगर इन तरीकों से बात नहीं बनती थी तो वे संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करते थे, जैसे सरकार की नीतियों की आलोचना करना। क्या उन्होंने भारत के बाहर भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, जैसे इंग्लैंड में? हाँ, ये उनकी रणनीति का अहम हिस्सा था। उनका मानना था कि ब्रिटिश संसद और वहां की जनता को भारत की असली हालत और भारतीयों की मांगों से वाकिफ कराना जरूरी है। इसी मकसद से 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई और इंडिया नाम का एक जर्नल भी निकाला गया। अच्छा, इंडिया नाम से जर्नल भी था? जी। दादा भाई नौरोजी ने तो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में बिताया और वहां लगातार भारतीय पक्ष के लिए लॉबिंग करते रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, बल्कि उसी के अंदर सुधार चाहते थे। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। उदारवादियों का मानना था कि भारत
अभी ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ब्रिटेन से जुड़े रहने में ही भारत का फायदा है, बशर्ते शासन में सुधार हो। उनकी कोशिश थी कि धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों के जरिए भारत को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले जाया जाए और अंग्रेजी राज को भारतीय राज में बदला जाए। वे व्यवस्था के भीतर रह के ही बदलाव चाहते थे। चलिए, अब उनके योगदान पर आते हैं। एक बड़ा काम था अंग्रेजी राज की आर्थिक नीतियों की पोल खोलना। ये कैसे किया उन्होंने? ये उदारवादियों का शायद सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान था। हाँ। दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनशा वाचा जैसे नेताओं ने बड़ी मेहनत से आंकड़े जुटाए और विश्लेषण किया। उन्होंने धन निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी पेश की। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक जबरदस्त अकादमिक और राजनीतिक हमला था ब्रिटिश राज पर। ये धन निकासी का सिद्धांत आखिर था क्या? आसान शब्दों में समझाएं तो। इसका मतलब था कि भारत का पैसा और संसाधन वो कई तरीकों से लगातार इंग्लैंड जा रहा था। अच्छा। जिससे भारत गरीब और इंग्लैंड अमीर हो रहा था। कैसे? भारत से कच्चा माल सस्ते में जाता था, इंग्लैंड में बना महंगा सामान भारत में बिकता था। अंग्रेज अधिकारी मोटी तनख्वाहें, पेंशन, भत्ते भारत के खजाने से लेते थे और उसका बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे। भारत को ब्रिटेन के युद्धों का खर्च उठाना पड़ता था। रेलवे जैसी चीजों में लगे ब्रिटिश कर्ज पर भारी ब्याज देना पड़ता था। नौरोजी ने हिसाब लगाकर बताया कि यह भारत की खुली लूट थी जिसने भारत की कमर तोड़ दी थी। ये उदारवादियों का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने अंग्रेजी राज की लूट को आम फहम जबान में लोगों के सामने रख दिया। तो फिर उन्होंने इस लूट को रोकने के लिए क्या रास्ते सुझाए, क्या समाधान दिया? उन्होंने दो मुख्य बातें कही। एक, भारत में तेजी से आधुनिक उद्योग लगाए जाएं और उन्हें सरकार का संरक्षण मिले, प्रोटेक्शनिज्म जिसे कहते हैं। ठीक है। दो, भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए स्वदेशी माल का इस्तेमाल हो और विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। स्वदेशी और बहिष्कार की बात तब भी थी। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने किसानों पर लगान का बोझ कम करने, नमक पर टैक्स हटाने, बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत सुधारने और फौज पर बेतहाशा खर्च कम करने की भी मांग की। आर्थिक मोर्चे पर इस सीधी चोट के अलावा राजनीतिक और संवैधानिक सुधार भी उनके एजेंडे पर थे। उस वक्त विधायिकाओं में भारतीयों की क्या हैसियत थी, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में? सच पूछिए तो ज्यादा कुछ नहीं। स्रोत साफ करते हैं कि 1920 तक विधायिकाओं के पास कोई असली ताकत थी ही नहीं। अच्छा। 1861 के कानून से थोड़ी शुरुआत हुई थी, लेकिन उनमें भारतीय सदस्य उंगलियों पर गिनने लायक थे, और वो भी ज्यादातर अंग्रेजों के वफादार अमीर लोग। आम जनता की आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं थी। तो उदारवादियों ने क्या मांगे रखी? उनकी दो मुख्य मांगे थीं। पहला, विधायिकाओं का आकार बढ़ाया जाए और उनमें चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा हो। दूसरा, इन विधायिकाओं को ज्यादा अधिकार मिले, खासकर बजट पास करने और सवाल पूछने के मामले में। उनका नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये नारा तब भी था? जी हाँ। इन्हीं मांगों के दबाव में 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। क्या इस कानून से कांग्रेस खुश हुई? क्या उनकी मांगें मान ली गईं? बिल्कुल नहीं। इसे सुधार के नाम पर एक छलावा ज्यादा माना गया। ओहो। हाँ, कुछ गैर सरकारी सीटें बनी, अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत माना गया, बजट पर बहस करने और कुछ हद तक सवाल पूछने का हक भी मिला। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। सीटों की बढ़ोतरी मामूली थी, सरकारी बहुमत बना रहा, चुनाव का तरीका हुमाऊदार और सीमित था। अच्छा। बजट पर वोट देने या कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं था, और पूछे गए सवालों के जवाब देना सरकार की मर्जी पर था। पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। मतलब असल ताकत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। हालत ये थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल साल में औसतन मुश्किल से 13 दिन बैठती थी। बस 13 दिन? हाँ। कांग्रेस ने इसे फौरन नाकाफी बताया। तो फिर आगे क्या हुआ? मांगे जारी रही? हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने और सुधारों की मांग जारी रखी, बल्कि अब दादाभाई नौरोजी, गोखले और तिलक जैसे नेता स्वराज्य की मांग करने लगे थे। स्वराज्य मतलब पूरी आजादी? नहीं, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि शुरू में उनके स्वराज्य का मतलब पूरी आजादी नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसा स्वशासन था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही, जिसे डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस। जी। फिरोज शाह मेहता और गोखले जैसे नेताओं ने खुलेआम ब्रिटिश सरकार की नीयत पर सवाल उठाए कि वो भारतीयों को अधिकार देने में बेईमानी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज भले ही इन काउंसिल्स को सिर्फ भारतीयों की भड़ास निकालने का जरिया मानते थे, एक तरह का वेंट।
हाँ। उठाए और लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाई, भले ही उनके हाथ बांधे थे। उन्होंने इन सीमित अधिकारों से भी साम्राज्यवाद की असलियत उजागर की और स्वशासन की लड़ाई की नींव रखी। संवैधानिक सुधारों के अलावा क्या प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार की मांगे थीं? हाँ, जरूर थी। एक बड़ी मांग थी सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अच्छा, मतलब ज्यादा भारतीयों को नौकरी मिले। हाँ, ऊंचे पदों पर सिर्फ अंग्रेजों को रखने से दोहरा नुकसान था। एक तो वो बहुत महंगे पड़ते थे, दूसरा ये भारतीयों के साथ भेदभाव था। उदारवादियों ने मांग की कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा हो, ताकि ज्यादा भारतीय चुने जा सकें। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, ताकि अदालतों पर दबाव ना रहे। बिल्कुल, ताकि इंसाफ सही हो सके। उन्होंने भ्रष्ट और धीमी नौकरशाही और महंगी न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की। सरकार की आक्रामक विदेश नीति, जैसे बर्मा पर कब्जा या अफगानिस्तान पर हमला, का भी विरोध किया, क्योंकि इसका बोझ भारत पर पड़ता था। अच्छा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार फौजी खर्च घटाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सिंचाई जैसे कल्याणकारी कामों पर ज्यादा पैसा खर्च करे। और हाँ, विदेशों में, खासकर अफ्रीका और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव और नस्ली भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। और क्या उन्होंने आम नागरिकों के अधिकारों यानी सिविल राइट्स की भी बात की, जैसे बोलने की आज़ादी? हाँ, ये उनके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने बोलने की आज़ादी, अखबार निकालने की आज़ादी यानी प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों की पुरजोर वकालत की। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक और कुछ अन्य राष्ट्रवादी नेताओं और पत्रकारों को सरकार की आलोचना करने पर गिरफ्तार किया गया, हाँ, तिलक की गिरफ्तारी, तो कांग्रेस और पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसी तरह बिना मुकदमा चलाए नाटू बंधुओं को देश निकाला देने पर भी कड़ा रोष जताया गया। नागरिक अधिकारों की ये लड़ाई आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गई। तो हमने देखा कि उदारवादियों ने कई मोर्चों पर काम किया, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, नागरिक अधिकार। पर सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकला? कुछ लोग, जैसा आपने शुरू में कहा, मानते हैं कि ये सब अनुनय विनय बेकार गया, उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हाँ, ये आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है। आलोचक कहते हैं कि उनकी प्रेयर और पिटिशन वाली नीति ज्यादा कामयाब नहीं हुई। सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगे ठुकरा दी। उनका जनाधार भी सीमित था। वो पढ़े लिखे शहरी मध्यम वर्ग, कुछ उद्योगपतियों और जमींदारों तक ही सिमटे हुए थे। और आम जनता? हाँ, आम जनता, किसान, मजदूर और खासकर महिलाएं आंदोलन से काफी हद तक दूर थीं। ये उनकी एक सीमा थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। क्या उनकी कुछ ठोस उपलब्धियां भी थीं, जैसा स्रोत संकेत करते हैं? बिल्कुल थी, और उन्हें नजरअंदाज करना इतिफास के साथ नाइंसाफी होगी। जैसे? सबसे पहली बात, उन्होंने उस मुश्किल दौर में देश को एक राजनीतिक नेतृत्व दिया जब राष्ट्रवाद अभी शैशवावस्था में था। दूसरी, उन्होंने पूरे देश के पढ़े लिखे लोगों को एक मंच पर लाकर उनमें हम भारतीय हैं और हमारा दुश्मन एक है यानी ब्रिटिश शासन, ये भावना जगाई। ये छोटी बात नहीं थी। एकता की भावना। बिल्कुल। तीसरी, उन्होंने लोगों को राजनीतिक मुद्दों पर सोचना, बहस करना और संगठित होना सिखाया। लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, स्वशासन जैसे पश्चिमी विचार भारतीय संदर्भ में लोकप्रिय हुए। चौथी, और जैसा हमने कहा, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी ब्रिटिश राज की आर्थिक लूट का पर्दाफाश करना, वो धन निकासी सिद्धांत। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण था। पांचवी, उनका काम भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस तर्कों और तथ्यों पर आधारित था। छठी, उन्होंने ये विचार मजबूती से स्थापित किया कि भारत पर शासन करने का हक भारतीयों का है और शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए। सातवीं, उन्होंने एक साझा राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम बनाया जिसने बाद के आंदोलनों, खासकर गांधी जी के आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। और आठवीं, उनके प्रयासों से ही विदेशों में, खासकर ब्रिटेन में, भारत के पक्ष में एक सहानुभूति रखने वाला वर्ग तैयार हुआ। जस्टिस रानाडे ने गोखले से कहा था कि इस तरह की संवैधानिक राजनीति देश में नहीं है और हमें सालों तक बिना फल की चिंता किए ये काम करते रहना होगा। हाँ, बिल्कुल। और बिपिन चंद्र ने कहा कि इन उदारवादियों ने राष्ट्रवाद की जमीन तैयार की और उसमें गहरे बीज बो दिए। बिल्कुल सही कहा। यह समझना जरूरी है कि उदारवादी आम जनता को आंदोलन में सीधे क्यों नहीं जोड़ पाए। हाँ, ये क्यों था? ये उनकी सीमा थी। बाद के नेताओं जैसे तिलक,
लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल। हाँ। और फिर गांधी जी ने इस सोच को बदला और आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। अच्छा, ये बताइए कि ब्रिटिश सरकार का रवैया कांग्रेस के प्रति शुरू से कैसा था? क्या वो हमेशा दुश्मन की तरह देखती थी? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। स्रोत बताते हैं कि पहले 2-3 साल सरकार का रवैया काफी नरम, यहाँ तक कि दोस्ताना था। दोस्ताना? हाँ। सच में? हाँ। लॉर्ड डफरिन ने तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी भी दी थी। अरे वाह! शायद वो सचमुच इसे एक हानि रहित सेफ्टी वॉल्व समझ रहे थे। लेकिन ये दोस्ती जल्दी ही दुश्मनी में बदल गई होगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही कांग्रेस ने सरकार की नीतियों की आलोचना तेज की, खासकर आर्थिक मामलों में, सरकार का रवैया सख्त हो गया। 1887-88 आते आते अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को शक की नजर से देखने लगे। उदारवादियों का भी भ्रम टूटा कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं। सरकार का असली चेहरा सामने आने लगा। सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस के अधिवेशनों में जाने से मना कर दिया गया। अच्छा। राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण, गद्दार बाबू कहा जाने लगा। लॉर्ड डफरिन, जिसने पार्टी दी थी, अब कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक, हाँ, ये सुना है, और राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहने लगा। फिर सरकार ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए क्या किया? उन्होंने अपनी आजमाई हुई फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। अच्छा। सर सैयद अहमद खां जैसे मुस्लिम नेताओं और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे हिंदू राजाओं को कांग्रेस के खिलाफ भड़काया गया। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जैसे कांग्रेस विरोधी संगठन खड़े करने में मदद की गई। कोशिश की गई कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए और कांग्रेस के अंदर ही उदारवादियों और उभरते गरम दल के नेताओं के बीच फूट डाली जाए। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने तो यहां तक कहा था कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वो कांग्रेस को शांति से मरने में मदद करे। क्या सरकार कामयाब हुई राष्ट्रवाद को रोकने में? नहीं, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद राष्ट्रवाद की लहर को रोका नहीं जा सका। उदारवादियों ने जो नींव रखी थी, उस पर आगे का आंदोलन खड़ा हुआ और लगातार मजबूत होता गया। तो संक्षेप में आज हमने देखा कि कैसे मुश्किल हालात में कांग्रेस का जन्म हुआ, A.O. ह्यूम की भूमिका और वो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या था। जी हाँ, हमने उदारवादी दौड़ यानी 1885 से 1905 के नेताओं, उनके संयमित लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों, खासकर धन निकासी सिद्धांत जैसी आर्थिक आलोचना व संवैधानिक, प्रशासनिक व नागरिक अधिकारों की उनकी मांगों को समझा। और हमने उनकी सफलताओं के साथ साथ उनकी सीमाओं जैसे सीमित जनाधार और अंग्रेज सरकार के बदलते रवैये पर भी गौर किया। बिल्कुल। भले ही उदारवादियों को फौरी तौर पर बड़ी जीतें ना मिली हों, लेकिन उन्होंने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक और सांगठनिक जमीन तैयार कर दी। उन्होंने राष्ट्रवाद के बीज बोए, राजनीतिक शिक्षा दी और अंग्रेजी राज के नैतिक दावों पर सवाल खड़े किए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कांग्रेस के शुरुआती नेता उदारवादी रास्ते की बजाय शुरू से ही ज्यादा आक्रामक या टकराव का रास्ता अपनाते तो क्या होता? या अगर अंग्रेज सरकार उनकी शुरुआती मांगों को लेकर थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखाती, तो क्या भारत की आजादी की कहानी कुछ और होती? बिल्कुल।